नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 1 फरवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है ना टॉप न्यूज़ में, वो है झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन जी। उन पर अभी केस चल रहा है कि उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार वगैरह किया है, तो उनको पूछताछ करने के लिए और गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम उनके घर पर गई छापेमारी करने के लिए। तो वो घर पर अवेलेबल नहीं थे। उनका कहना था कि ये जो छापेमारी हुई है और ईडी की टीम हमारे घर पर विजिट कर रही है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, तो मेरा वहाँ पर अवेलेबल रहना जरूरी नहीं। तो 24 घंटे से गायब है, 24 घंटे से ईडी की टीम इनके घर के आगे पीछे खड़ी है, तो अभी वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो ये पूरा इससे संबंधित था। अब क्या मुद्दा है, ये पॉलिटिकल है कि नहीं है, तो ये अलग मुद्दा हो चुका है। और ईडी है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर। तो आप इसके बारे में पढ़ लेना, आपकी पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत में भी इसके बारे में दिया गया है। तो देखना काफ़ी हर 12 महीने में लगातार न्यूज़ में रही है। विपक्ष में कभी भी इस पे पड़ता है तो कहता है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, और सत्ता पक्ष वाले कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो इनके घर पे था। तो ये तो ईडी तो बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी है, ईडी सीबीआई वगैरह, तो इनका तो अभी कोई वैल्यू नहीं रहा है। तो ये पूरा ऐसा समझते चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इकोवास से संबंधित है। न्यूज़ में क्यों अभी इकोवास की पहले तो फुल फॉर्म देख लो। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। न्यूज़ में क्यों है, देखो ये वेस्ट अफ्रीका है, ये वेस्ट अफ्रीका का मैप है, ये देख लो वेस्ट अफ्रीका का ये मैप है ना, अफ्रीका मैप में ये वेस्ट अफ्रीका का मैप है। अब इनमें से कितने 15 देशों ने मिलकर एक समूह बनाया, 15 देशों ने मिलकर एक समूह बनाया जिसका नाम है इकोवास, जिसमें वो ये अपने आर्थिक है ना विचार, आर्थिक जो विचार है, इकोनॉमिक टाइज है, वो शेयर करते हैं। अब इस 15 देशों में अभी 4 देश कौन कौन से, नाइजर, ये रहा नाइजर, माली, बुर्किना फासो और गिनी। बुर्किना फासो, माली, नाइजर और ये गिनी, इन 4 देशों में ना क्या आ गई है, मिलिट्री शासन आ गया, सैन्य कू आ गया, ठीक है, सैन्य रूल आ गया, ठीक है, आर्मी रूल आ गया। तो ये जो 15 देशों का समुदाय था ना, 15 देशों का समूह था, इन देशों ने क्या कहा है, इकोवास ने क्या कहा है, आपके यहाँ पे तो चल रहा है अभी मिलिट्री कू है, और हम किसी मिलिट्री कू वाले देश को सपोर्ट करते नहीं है, मिलिट्री कू वाले देश को हम सपोर्ट करते नहीं है, तो हम आप चारों को सस्पेंड करते हैं, हम आप चारों को सस्पेंड करते हैं, ठीक है, किस किस को, माली, बुर्किना फासो, नाइजर और गिनी को, चारों को सस्पेंड करते हैं। तो अब इन 4 देशों में से 3 देश कौन कौन से, माली, नाइजर और बुर्किना फासो, इन देशों ने कहा है, 3 देशों ने कहा है कि आप हमें निकालो, क्या निकालो, हम खुद ही आपसे क्विट कर रहे हैं, हम आपको तीनों को छोड़ रहे हैं। मतलब ये 3 देशों ने बोला है हम छोड़ रहे हैं, 3 देशों का ये देखो, ये इन 3 देशों ने बोला है हम ही आपको छोड़ रहे हैं। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने कहा है कि हम इकोवास को छोड़ रहे हैं। इकोवास में 15 थे, चारों को निकाला था, गिनी को भी निकाला था, ये सस्पेंड किया था। अब गिनी तो वापस आ भी सकता क्योंकि सस्पेंड किया है, बट इन 3 देशों ने क्विट कर दिया। तो अभी टोटल 11 बच्चे हैं, ठीक है, गिनी सहित 12 बच्चे, बट गिनी अभी सस्पेंड है, तो अभी 11 इसमें बच्चे हैं। तो अभी बुर्किना फासो, माली, नाइजर, इन्होंने कू आ गया है, तो इन्होंने जो अफ्रीका ये स्थान इकोवास, इसको अचानक वापसी की घोषणा कर दी, अचानक क्विट करने की घोषणा। इकोवास जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, पश्चिमी अफ्रीका राज्य है, उनका एक क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय संघ है। ये यहाँ का 15 देशों का एक संघ है। कितने देशों का, 15 देशों का संघ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नाइजीरिया में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर नाइजीरिया, अबूजा में इसका हेडक्वार्टर। इकोवास का हेडक्वार्टर नाइजीरिया, अबूजा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना हुई थी, ट्रीटी हुई थी 1975 में, 1975 में 1975 में एक ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी का नाम था लागोस ट्रीटी। लागोस में एक ट्रीटी होती 1975 में, इस दौरान इसकी स्थापना हुई थी। देखो लागोस ट्रीटी हुई थी 1975 में, इस दौरान इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो क्या काम करता है, एकीकरण का काम करता है, संघ बना कर रहता है, आत्मनिर्भरता की बात करता है। क्या मैन क्या होता है, इकोनॉमिक टाइज की बात होती है, पीपल टू पीपल टाइज की होती है, शेयर वैल्यूज़ होती है, पॉलिटिकल वैल्यूज़ भी सेम होती है, जैसे भारत पाकिस्तान की है, ठीक है, बांग्लादेश की है, ये आपस में देश है, तो अभी मिलकर संघ बनाना थे। जैसे यूरोपियन यूनियन एक संघ है जो काफ़ी जुड़ा हुआ है, ठीक है, आसियान एक संघ है, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार के ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमी की बात करते हैं, फ्री ट्रेड की बात करती है, सेम है। और अपने जो कैसे किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार के जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री उनको आगे बढ़ाया जाए, वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका लाभ उठाया जाए, इस प्रकार की बात करते हैं, ठीक है। 15 देशों का समूह, ये 15 देश दिए गए, सारे के नाम याद रखने को आपको जरूरत नहीं। इन देशों के लोकेशन आप याद रखना कि कौन सा देश कहाँ कहाँ है, ठीक है, लोकेशन याद रखना। और जो न्यूज़ में थे उनका तो विशेष रखना, जैसे माली है, नाइजीरिया है, अभी ये न्यूज़ में रहते हैं, बुर्किना फासो है, ठीक है, तो इनकी लोकेशन जरूर याद रखना। और भारत और इसके बीच में क्या रिलेशन क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। भारत और इकोवास के बीच में बहुत अच्छे संबंध है, ठीक है। भारत को इकोवास में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हो, इकोवास में भारत को ऑब्जर्वर स्टेटस का यानी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हो। भारत वहाँ पर पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है। भारत है वो हमेशा इनकी हेल्प करता है, और भारत पार्टनर की भूमिका निभाता है। इकोवास की भारत पार्टनर की भूमिका निभाता है,
भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट भी इकोवास की जो भी कंट्री है उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, उनकी हेल्प करी है। ठीक है, वहाँ पर भारत की कंपनियाँ ना वहाँ पर इन्वेस्ट भी कर रही है। दूरसंचार है ना, टेलीकॉम सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट है, परिवहन का सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा का सेक्टर है, तो भारत वहाँ पर काफ़ी इन क्षेत्रों में काम कर रही है। ठीक है, और इकोवास है वो भारत की यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट सीट को सपोर्ट करता है। इकोवास का कहना है कि भारत है उसको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, जैसे अभी 5 कंट्री को मिली P5, उसके अलावा भारत को भी परमानेंट सीट मिलनी, तो भारत का ये सपोर्ट करता है परमानेंट सीट का। ये इकोवास का दूरसंचार वगैरह है। और भारत है साउथ साउथ कॉर्पोरेशन की बात करता है। हमारा अभी G20 समिट हुआ था, इस दौरान भारत ने काफ़ी साउथ साउथ जो कॉर्पोरेशन उसको प्रमोट किया था, तो इकोवास भी इसमें भारत की हेल्प कर सकता है। ये दोनों मिलके, इकोवास और भारत मिलके G20 में जो हमारा टारगेट था साउथ साउथ कॉर्पोरेशन का, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल इकोवास से संबंधित है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन न्यूज़ में क्यों, अभी ईरान में एसिड रेन का वो फेस करने पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे एसिड रेन हो रही है। सबको समझने से पहले पता कर लेते हैं कि एसिड रेन होती क्या, किस प्रकार से होती है। देखो, एसिड रेन होने के लिए पहले रेन कैसे होती है उसको समझ लेते हैं एक बार। रेन कैसे होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ से जो जल की बूंदें वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाएगी, ऊपर जाके यहाँ पर जम जाएगी, फिर वापस ये पूरी जम गई, अब ये भारी होने पर इनकी नीचे आएगी। ठीक है, पहले ऊपर गई, ऊपर ठंडी थी, पूरा ठंडा इन्वायरमेंट था, वातावरण ठंडा था, तो ये जम गई, जमने पर ये जब वापस भारी हो जाएगी तो बूंदों के रूप में नीचे आ जाएगी। ठीक है, पिघल कर वापस बूंदों के रूप में नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर ये पॉल्यूशन होगा ना, ये तो रेन होने का प्रोसेस। अब यहाँ से पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ से पॉल्यूशन के कारण जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, और भी सल्फर ऑक्साइड है, ये यहाँ पर इसके कण रहेंगे। अभी रेन ऊपर से आ रही, ये कण बीच में, तो कणों के साथ में रेन नीचे आएगी, कण के साथ में रेन नीचे आएगी। अब नीचे आएगी तो ये कण भी साथ में होंगे, तो ये नाइट्रिक एसिडिक रेन होगी, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के इसमें पार्टिकल मिल चुके हैं। तो ये जो नाइट्रिक एसिडिक होना ही है। एसिड का मतलब होता है, एसिडिक रेन का मतलब होता है रेन में एसिड का मिलना, रेन में एसिड का मिलना। नॉर्मल रेन का pH लेवल है वो, और एसिडिक रेन का जो pH लेवल है वो अलग होगा। तो pH लेवल के आधार पर पता करेंगे हम कि एसिडिक रेन है नहीं है। नॉर्मल रेन का जो pH लेवल होगा उससे इसका pH लेवल कम होगा, जैसे कि 4.2 से 4.7 इसका pH लेवल होता है। अगर इस लेवल pH लेवल पे आ गई तो वो एसिडिक कंसिडर हो जाएगी। ये 7 होता है, 7 से ऊपर जाने पर वो एसिडिक क्या बोलता है, बेसिक हो जाता है, नीचे आने पर एसिडिक का हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है तो वो एसिडिक कंसिडर होता है। 4.2 से 4.2 से 4.7 के बीच आ जाता है तो वो एसिडिक रेन कंसिडर हो जाती है। अभी यही ईरान में वायु प्रदूषण के लिए ये एसिडिक रेन हो रही है, ये चिंता का विषय है। ठीक है, एसिडिक रेन क्या होती है, ये व्यापक शब्द है जिसमें क्या सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड होता है, वो अम्लीय घटक होते हैं, वर्षा के शामिल हो जाते हैं, वो ज़मीन पे आ जाते हैं, तो एसिडिक रेन हो जाता है। हमने यही देखा कि ज़मीन पे आ जाता है, ये इसलिए होता है। अब अम्लीय वर्षा का निर्माण तब होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये वर्षा के साथ आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, वो धाराओं के साथ में, हवाओं के साथ में रहते हैं, फिर जो रेन होती है रेन के साथ में ये नीचे आ जाते हैं। ठीक है, वही जब पानी की बूंदों के साथ में ये घुल जाते हैं, घुलने पर नीचे आते हैं तो रेन नीचे आती है, तो ये इसका वो एसिडिक रेन हो जाती है। और इसका pH लेवल हो तो कितना होता है, वही 4.4 4.2 इसके बीच में होता है, इसका pH लेवल होता है। और इसमें स्रोत क्या होता है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसके सोर्स है, ये दोनों मिल जाते हैं तो ये एसिडिक रेन कहलाती है। सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसे बनता है ये, बिजली जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तब ये उत्पादित हो जाता है, जीवाश्म ईंधन वगैरह चलते हैं तब ये उत्पादित हो, वाहन चलते हैं, ये ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, ट्रैफिक होता है, इससे भी ये सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तेल ऑयल की इंडस्ट्रीज है, और भी कई इंडस्ट्रीज है, उनसे भी ये सब जनरेट होता है। चैलेंजेस क्या होता है, चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा होता है। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है ना, जैव विविधता, वो प्रभावित होती है, हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होती है। जो हमारा पानी होता है ना पूरा अम्लीय हो जाता है, इससे पीना नुकसानदायक होता है। आप अगर इसके हम डायरेक्ट टच में आ जाएंगे, डायरेक्ट टच में आने पर हमारी बॉडी पे ये असर कर सकता है, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे जो जीवाणु होते हैं ना, सूक्ष्म जीव वगैरह, तो उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, काफ़ी इसमें नुकसानदायक होता है, पूरी जो हमारी पारिस्थितिक इकोसिस्टम है उनको नुकसान में डाल देता है ये पूरा सिस्टम है ना, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, चिंता है कि इसको सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है कि ये पहले देखो ईरान में वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये कि ओनली ईरान को इन्फेक्ट नहीं करेगी, पाकिस्तान में भी इसका असर आएगा, ईरान में भी आएगा, अफगानिस्तान में भी आएगा, क्योंकि दूर दूर तक असर इसका डालेगा। तो ये पूरा है ना आसपास की इन्वायरमेंट को प्रभाव करता है, एक जहाँ गिर रही वहीं नहीं, पूरे आसपास के रीजन को प्रभावित कर देती है।
ठीक है। साथ साथ में विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, अम्लीय वर्षा में जो दृश्य होता है, देखना होता है, वो कम हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। मिटिगेशन संबंध कैसे ठीक किया जा सकता है? पहले जो फ्लू गैस होती है ना, इसका डीसल्फराइजेशन किया जाना चाहिए। डीसल्फराइजेशन मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें कम की जानी चाहिए। जो फ्लू गैसेज होती है उसका अगर डीसल्फराइजेशन कर रहे हो, उसमें सल्फर की मात्रा कम कर रहे हो, कैसे करना है? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप इसको कम कर सकते हो। औद्योगिक रीजन है, जो औद्योगिक एरिया इंडस्ट्रीज है, उसमें सल्फर डाई जो ऑक्साइड है उसको कैसे भी किसी भी प्रकार से कम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में जो हमारे जहाँ पर रिवर होती हैं, झील होती हैं, ठीक है, लेक वगैरह होती हैं, वहाँ पर ऐसा पाउडर मिलाया जाए जिसपे एसिडिक वो कम कर सके। ठीक है, चूना होता है ना, चूना वो एसिड को कम कर देता है। ठीक है, चूना होता है वो एसिड को कुछ मात्रा में कम कर देता है, तो इसको मिलाया जाना चाहिए पानी में ताकि एसिड हो कम हो सके। और एसिड रेन है, ठीक है, वाहनों को कम कर दो। ठीक है, सहयोग के लिए और भी हो, इसके लिए एक नेटवर्क भी बनाया गया है। देखो ये रहा नेटवर्क का नाम है एशिया द मॉनिटरिंग नेटवर्क ऑफ ईस्ट एशिया, ईस्टेंट इसका नाम है, मॉनिटरिंग नेटवर्क ऑफ ईस्ट एशिया। वो इसको मिला के काम करने का काम कर रहा है, किस प्रकार से एसिड रेन को कम किया जा सकता है इसके बारे में वो कार्य कर रहा है। ठीक है, ये पूरा एसिड रेन से संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड्स कल्टीवेशन। देखो न्यूज़ में क्या है उसको समझने पहले सीवीड कल्टीवेशन को समझ लेते हैं। समंदर होता है ना, उसकी कोस्ट लाइन पर सीवीड क्या होता है? सीवीड एक प्रकार की एल्गी है, ये रही एल्गी एक प्रकार की। अब ये क्या होते हैं, इसमें जड़ तन्ने वगैरह कम होते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा सीवीड का फोटो इसमें लगाया नहीं है, तो सीवीड का फोटो देख के आप समझ जाओगे ये एक प्रकार की घास ही होती है। तो सीवीड की ये रही ना, हाँ ये सीवीड है। अब इससे आप क्या समझोगे? सीवीड ये एक प्रकार की घास है। ठीक है, ये तो घास है, इसका यूज़ क्या है, काम क्या है? अभी काम ये आती है, इससे मेडिसिन बनती है, टूथपेस्ट में भी यूज़ होती है, कई सारे इसके यूज़, बहुत ही ज़्यादा इसके यूज़ होते हैं। ये सीवीड है, सी में पैदा होती है, एक प्रकार की एल्गी, यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, मेडिसिन पर्पज से भी यूज़ होते हैं, उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बायो प्लास्टिक भी बनते हैं, तो प्लास्टिक की भी जो समस्या है उसे भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत ज़्यादा इसके यूज़ होते हैं। ठीक है, सीवीड के यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यही मेन चीज़ है कि ये अभी इसको बढ़ावा देने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी, किस प्रकार की सीवीड है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पोटेंशियल को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस होती है किस प्रकार को इसको बढ़ावा दीजिए। तो अभी गुजरात के कच्छ में सीवीड जो समुद्री शैवाल होते हैं उसकी कल्टीवेशन यानी खेती को बढ़ावा देने के लिए, उनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था गुजरात के कच्छ में, जिसको अध्यक्ष किया था, जिसको हेड किया था हमारे जो मत्स्य पालन मंत्री है ना, पशुपालन और मत्स्य पालन यानी कि फिशरीज मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको हेड किया था। क्यों न्यूज़ में था? कच्छ गुजरात में पहला समुद्री राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जो कि बात करता समुद्री शैवाल के कल्टीवेशन को बढ़ावाने की बात करता है, जिसको हेड किया था कृषि पालन मंत्री है ना, सॉरी मत्स्य पालन मंत्री है, उन्होंने इसको हेड किया था। फिशरीज मिनिस्टर उन्होंने इसको हेड किया था, इसीलिए ये न्यूज़ में। अभी जो ये फिशरीज है किस किस तरीक़ों से बढ़ाया जाता है, जैसे कि एक मोनोलिन टेक्निक होती है, उससे बढ़ाया जा सकता है, मोनोलिन टेक्निक होती है, फिर रॉफ ट्यूब नेट है, उससे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पहले इस प्रकार का सम्मेलन हुआ था, जिसमें CMRI है, CSMRI है, NFDB है, इन सब ने पार्टनरशिप किया था और बढ़ाया था किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हो, इसके बारे में इन्होंने बात करी थी। ठीक है, सीवीड की बात करें तो सीवीड क्या है? सीवीड एक माइक्रोस्कोप शैवाल है। क्या है सीवीड? एक समुद्री शैवाल है जिसमें जड़, तन्ने, पत्तियाँ ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई जाती है, इस प्रकार की घास होती है जिसमें ये दिखाई नहीं देती है। अब इसमें क्या होता है, ये पौधा है ना, ये समुद्र का जो तट एरिया होता है, कोस्टल रीजन होता है, वहाँ पर ये उगाया जाता है। कोस्टल रीजन में ये उगाया जाता है जहाँ पर क्या होता है, खारा पानी होता है ना, सोल्टी वाटर होता है, वो ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये अच्छे से उग पाता है, अच्छे से ये ग्रो करता है। ठीक है, अब ये समुद्री शैवाल है, इसमें रंग देव वगैरह ये अवशोषित कर लेता है। क्लोरोफाइटिस शैवाल, लाल प्रकार का शैवाल है, इसमें देखो टाइप इसके कौन कौन से अलग अलग प्रकार के टाइप होता है, जैसे कि फ्लोरोफाइटा होता है जो कि ग्रीन एल्गी, फ्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी है, पायोफाइटा है जो कि ब्राउन एल्गी है, फिर रेडोफाइटा है जो कि रेड एल्गी है, फिर ब्लू एल्गी। ये चार प्रकार की, क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी, फायोफाइटा ये ब्राउन एल्गी, फिर रेडोफाइटा रेड एल्गी और ब्लू फाइटा। ठीक है, तो ब्लू एल्गी है। ये भारत में ये तीन है, क्लोरोफाइटा है, फायोफाइटा है और रेडोफाइटा। भारत में तीन प्रकार की अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भारत में अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसके बारे में बात देख ली। अब जो इसकी अकाउंट है, ये देखो इतने काउंट में ये भारत में पाई जाती है, बट काउंट हमारे लिए जानना जरूरी नहीं कि कितने काउंट में पाई जाती है, नंबर्स जानने जरूरी नहीं है। भारत में ये पाई जाती है, इसके नंबर जानने जरूरी नहीं है। अब इसमें क्या होता है, इसका यूज़ क्या क्या होता है, ठीक है, इसका उपयोग का क्या क्या होता है, तो इसका उपयोग इंडस्ट्रीज़ में होता है, कहीं बायोमेडिकल होते हैं उनमें होता है, एग्रीकल्चर में होता है, जो हमारे अनुपूरक होता है देखभाल के उनमें होता है, भोजन बनाने में होता है, रसायनों में होता है, ठीक, केमिकल में बहुत ही ज़्यादा इसके यूज़ होते हैं। कई कैप्सूल भी बनते हैं, ये गोटोराइट कैंसर होता है ना, उसके उपचार में होता है, जो हमारा जो हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं उसको
वापस दूसरी हड्डी डालने में इसका उपयोग किया जाता है। हृदय संबंधित रोग होते हैं, हार्ट डिजीज, उनको ठीक करने में भी उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखो फार्मास्यूटिकल में होता है, इंडस्ट्रीज जो फार्मास्यूटिकल होती है, सौंदर्य वाली जो फेस वॉश वगैरह बनती है, उनमें भी इसका यूज़ होता है, पेंट में होता है। साथ ही साथ में इसका ये अच्छा यूज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको ऑब्जर्व करने का ये काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि इनका भोजन बनाने के लिए, इनको खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने में भी काम आता है। साथ ही साथ में जो एक इंस्टीट्यूट है, बायोप्लास्टिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, NIOT है, ये इसने क्या है किया है, अभी ये जो सेवाल होता है जिसका अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, इससे क्या प्लास्टिक भी बनाई जा सकती है, इससे प्लास्टिक भी बनाई जाती, तो वो प्लास्टिक होगी वो बायोडिग्रेडेबल होगी, मतलब खत्म हो जाएगी। तो ये बेनिफिट भी है ना कि ऐसी प्लास्टिक है जो डिग्रेडेबल भी हो रही है, उसका यूज़ भी हो रहा है। तो अब वो उसके बारे में था। अभी हमें भारत में अभी कितना बनाया जाए, तो भारत में 34,000 टन बनाया जा रहा है, 34,000 टन बनाया जो कि बहुत ही कम है। भारत का टारगेट है कि इसे 1.6 मिलियन तक लेके जाना, अभी तो 34,000 ही है, 34,000 ही है, इसको लेके 1.6 बिलियन तक मिलियन तक लेके जाना है। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 16 बिलियन का अभी चल रहा है टारगेट, तो भारत ही बहुत ही ज़्यादा पीछे है। भारत इसको आगे बढ़ाने के लिए 640 करोड़ का अभी भारत ने पैसे भी दिया, पैकेज भी दिया, किस प्रकार से इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये पूरा इससे संबंधित था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की और हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व? न्यूज़ में इसलिए आया है बिकॉज कि अभी क्या हुआ, एक टाइगर को वहाँ पे रेस्क्यू करवाया गया है, नागार्जुन टाइगर सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से इसे रेस्क्यू करवाया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में। अब नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पर है? ये अपना है तेलंगाना, ये है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है ये, ठीक है, तेलंगाना, ये मैप सही नहीं है बट ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बॉर्डर पर ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर ये बना हुआ है। अब इसका नाम नागार्जुन सागर श्रीशैलम क्यों बना है? क्योंकि दो डैम है, दो डैम जिनके नाम पर, एक का नाम है नागार्जुन, ठीक है, एक है श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम दो डैम है, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, दो डैम के नाम पर इसका नाम ये पड़ा है, ठीक है। अब ये कहाँ पर है? ये पूर्वी घाट में है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो यहाँ पर ये बना हुआ काफ़ी बड़ा है। कब स्थापित हुआ था टाइगर रिजर्व, इसे कब घोषित किया गया था? 1983, 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये बाघ अभ्यारण्य नल्लामला पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में और तेलंगाना तक फैला हुआ है। कृष्णा रिवर यहाँ से जाती है, ये है ना टाइगर रिजर्व, तो यहाँ से कृष्णा रिवर है, इसे दो भागों में विभाजित करती है, कृष्णा रिवर इसमें डिवाइड करने का काम होती है, तो कृष्णा रिवर यहाँ से फ्लो करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृष्णा रिवर कौन से टाइगर रिजर्व से फ्लो करती है? तो कृष्णा रिवर इसे दो भागों में डिवाइड करने का काम करती है, कृष्णा रिवर यहाँ से फ्लो करती है। क्षेत्रफल इसका बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, देख ही लिया हमने। और ये टाइगर रिजर्व दो अभ्यारण्यों से मिलकर बना है, कौन कौन सा? राजीव बहामेस वारम वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ इससे मिलकर भी बना हुआ है। वनस्पति जीव जंतु बंगाल टाइगर है, भारतीय वन्य जीव है, गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सब सारे यहाँ पे भालू तेंदुआ चिक्कू वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रजाति मिलती है आप वो भी देख सकते हो। और वनस्पति बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल यहाँ पे है, और ड्राई है, नम है, ये सारी वनस्पतियों के टाइप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 1973 में अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात चल रही है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसकी जो स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में इसे स्टार्ट किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था, टाइगर को कंजर्व करने के लिए। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो केंद्र सरकार इसमें पैसे देती है और राज्यों के साथ मिलकर, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? एम क्या था? टाइगर को कंजर्व करना इसका एम था, ठीक है। अभी स्टार्ट कहाँ से की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी जिम कॉर्बेट टाइगर जो कंजर्वेशन है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। और जिम कॉर्बेट अथॉरिटी है वो इसके लिए नोडल एजेंसी है। जिम कॉर्बेट टाइगर पार्क है, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है, जिम कॉर्बेट वहाँ से स्टार्ट किया गया था। और इसके लिए नोडल एजेंसी है वो भी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अथॉरिटी है, वो इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करती है। तो ये समझ लीजिए। इसके अलावा NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनी थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी थी, NTC बनी थी। कब बनी थी? 2006 में बनी थी। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, उसके चेयरमैन है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम बात करते हैं NTCA की। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है न्यूट्रोपैथी के बारे में। न्यूज़ में क्यों है अभी न्यूट्रोपैथी असम है ना, असम में न्यूट्रोपैथी को खोला गया है। न्यूट्रोपैथी अस्पताल होता है उसको खोला गया है। इसके बारे में न्यूट्रोपैथी किस प्रकार का अस्पताल होता है, किस प्रकार का हॉस्पिटल होता है न्यूट्रोपैथी में क्या होती है? दरअसल जो न्यूट्रिशन जो आयुर्वेद होती है उससे संबंधित दवाई दी जाती है। इसका उद्देश्य होता है
पारंपरिक जो प्रथा होती है उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन वगैरह होती है वो दी जाती है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक प्रथाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, समग्र कल्याण के लिए इसे खोला गया था, ये इसका एम है। और पारंपरिक जो दवाई होती है उसको बढ़ावा देने के लिए ये पूर्वोत्तर का पहला जो प्राकृतिक अस्पताल है, जो प्राकृतिक यानी आयुर्वेद की बात करता है, ये पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उसका पहला इस प्रकार का हॉस्पिटल है। ठीक है, न्यूट्रोपैथी इस प्रकार का पहला हॉस्पिटल है। अब ये कहाँ खोला गया था, इसमें इन्वेस्ट कितना किया गया है, तो इन्वेस्ट इसमें 100 करोड़ रुपए किया गया है। कहाँ पर खोला गया है, डिब्रूगढ़ में खोला गया। इतना सारा नहीं है, कौन कौन सी बीमारियों को कवर किया गया, सारी गैर संचारी है, सारी बीमारियों को इसमें कवर किया जाएगा। ये दी जाने वाली इसमें कौन कौन सी सीरियाँ दिवा दी जाती है, आंतरिक बाह्य रोग, आंतरिक मतलब दिन में आया वो दिन में वापस चला गया, इस प्रकार की जो डिजीज होती है, जैसे आप दवाई लेने गए फिर वापस आ गए, वो आंतरिक होता है। बाह्य मतलब कुछ दिन रुकना पड़ता है, तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट, बाह्य मतलब आया हो गया, आंतरिक मतलब कुछ दिन रुकना पड़ेगा, इस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये सारे इसमें ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं। तो ये पूरा डिस्कशन था। अब आप होमवर्क में ये देख के आना, ये 4 क्वेश्चन इसको देख के आना। आज की डिस्कशन में कल के जो क्वेश्चन थे उसके बारे में, पहला था वेंडरिंग अल्बर्ट आयुसियन का स्टेटस क्या है, ये आयुसियन लिस्ट कंसर्न नहीं है, ये वनरेबल है, तो पहला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट कंसर्न नहीं, ये वनरेबल है। फिर तुल्लावू कहाँ है, अटलांटिक ओशियन में नहीं, हमने देखा था कि ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन में तुल्लावू। ठीक है, तो तुल्लावू है वो पैसिफिक ओशियन में, तो ये गलत है, पहले दूसरा भी फॉल्स हो जाएगा। तीसरा कोल्हापुर के बारे में, ये प्रिंसली स्टेट अंटिल इंडिपेंडेंस इंडिया 1947, जी ये सही है, हमने देखा भी था उस टाइम में, तो ये सही था। ठीक है, फिर होमवर्क में आप ये देख के आना स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, फिर गोवर्धन स्कीम के बारे में, ये भी आप देख के आना, इसको हम कल डिस्कस भी करेंगे। फिर नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, ट्रिब्यूनल इसके बारे में, एनजीटी के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है इनमें इनकरेक्ट पूछा गया है, इसमें गलत कौन सा वो पूछा गया। तो एनजीटी डील विथ केस रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और वेस्ट पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन से डील करती है। हाँ सही है, पॉल्यूशन से डील करती है। फिर इसमें क्या कहा था, इसके पास में सुमोटो एक्शन लेने की पावर है क्या, इन्वायरमेंट से संबंधित सुमोटो एक्शन। जी हाँ, इन्वायरमेंट से संबंधित ये खुद से एक्शन ले सकती है, किसी को पूछे बिना, किसी से परमिशन लिए बिना, कोई केस दर्ज किए बिना ये सुमोटो एक्शन ले सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है, बट यहाँ पे पूछा है गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो गलत दूसरा, क्योंकि ये ले सकते हैं, यहाँ पे मना कर रहा है, इट डज नॉट हैव पावर टू सुमोटो एक्शन, नहीं ये ले सकती है, तो इट्स हैव पावर, तो दूसरा गलत हो गया, तो इनकरेक्ट हो गया। तो ये पूरा आज की डिस्कशन था। एक और क्वेश्चन है इयोंग से संबंधित है। इयोंग में क्या पूछा गया है कि इयोंग क्या है, तो ये मणिपुर का ट्रेडिशनल लूम है। देखो मणिपुर में अभी हमारा जो भारत चला था ना, 26 जनवरी के दिन परेड चली थी, तो वहाँ पर इसे दिखाया गया था। तो ये मणिपुर का एक थी, इसमें क्या होता है, मणिपुर में जो महिलाएं होती है ना, वो इस प्रकार के लूम काटने का काम करती है। तो मणिपुर में कपड़ा होता है, ट्रेडिशनल जो क्लोथिंग वगैरह, उसके बारे में बात हो रही। तो मणिपुर का ट्रेडिशनल लूम है, इसके बारे में बात होती है, जिसका नाम इयोंग है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आज की डिस्कशन में इतना था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।